नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद के विषय में, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। आज आप यूपी कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, कल को एसआई बनेंगे, फिर डिप्टी एसपी बनेंगे, आगे चलकर जिले का आईपीएस भी बनेंगे। तो आपके लिए अनुच्छेद को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग पढ़ेंगे 1 से 395 अनुच्छेद तक पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। लेकिन जो आपके छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है, उसको हम क्या करेंगे, नोट लगाते हुए चलेंगे, आपको याद कराते हुए, आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो सके और आगे चलकर अनुच्छेद का आप अच्छा से प्रयोग कर सकें। अगर आपको कोई भी बात करना हो, कोई भी डाउट हो, तो इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर देंगे 9540 58 85 87। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी विश्वास के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला है संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ एवं उसका क्षेत्र देखिएगा, अनुच्छेद आपका 1 है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम एवं नाम और राज्य क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 में देखिएगा, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए या निरस्त। अनुच्छेद 3 है आपका, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। आपको पीडीएफ चाहिए, इसी नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। अनुच्छेद 4 है दोस्तों आपका, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। बस इसमें आपको अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागरिकता। नेक्स्ट है आपका नागरिकता। अनुच्छेद 5 में देखिएगा क्या कहा गया है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर क्या है, नागरिकता है। अनुच्छेद 6 देखिएगा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7वां में क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार 7वां में है। 8वां में देखिएगा, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका 9वां अनुच्छेद है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का अधिकार न होना, माफ करिएगा, व्यक्तियों का नागरिक न होना। नेक्स्ट है आपका 10वां अनुच्छेद, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। और 11वां है आपका, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। बस इसमें कुछ याद नहीं रखना है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका मूल अधिकार, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा 12 में दिया हुआ है इसका परिभाषा। 13 में क्या दिया हुआ है, देखिएगा, मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपको नोट लगाते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। देखिएगा अनुच्छेद 14 है दोस्तों आपका, विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता यानी कानून के समझ समानता, यानी कानून के नज़र में क्या होगा, सभी लोग समान होंगे, कानून के नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिस पे हम ट्रिक मार रहे हैं उसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 15 है आपका, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी जन्म, माफ करिएगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ। यानी आप कहीं पे गए, किसी मंदिर में गए, तो वहाँ पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं, या जन्म स्थान के हैं, यानी कहाँ से हैं, इस आधार पर आपके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आपको याद कराना है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है आपका, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता। यानी आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तो क्या होगा, धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर आपके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट लगाइएगा, अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत, इसके मतलब हो जाएगा दोस्तों छुआछूत का अंत। यानी किसी किसी लोग को देख करके आप ये नहीं कहेंगे तुम अस्पृश्य जाति के हो, इस तरह के हो, उसके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसमें है, अनुच्छेद 18 में है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 देखिएगा क्या कह रहा है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी और अधिकारों का इसमें क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 देखेंगे, अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 21, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नोट लगा लेंगे, बार बार पूछा जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 21 क में। आगे देखिएगा अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। नोट लगाइएगा अनुच्छेद 23 के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार का निषेध। बलात् श्रम यानी बलपूर्वक श्रम, यानी बलपूर्वक क्या करेंगे, किसी से कार्य नहीं करवाएंगे, और दुर्व्यापार मतलब मानव का खरीद फरोख्त क्या करेंगे, नहीं करेंगे। माफ करिएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी कारखानों में क्या करेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को यानी खतरनाक कामों में लगाएंगे तो क्या है, तो अपराध माना जाएगा। नोट लगा लीजिएगा इसके आगे। आपको याद करना है कहाँ से, 12 से लेकर के 35 तक, यानी जो मूल अधिकार दिया गया है वो आपको पूरा याद कर लेना है। देखिएगा अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है, अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी धर्म की विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर आपको फ्रेश पीडीएफ चाहिए तो फ्रेश पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 28, निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 29 जो है आपको याद करना है, अनुच्छेद 29 में क्या कह रहा है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का इसमें संरक्षण की बात की गई है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 31 क पे, अनुच्छेद 31 क है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। नेक्स्ट है आपका 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 31 क्या है, ग है। ये आपको इतना डीप में नहीं जाना है, इतना याद नहीं करना है, घबराइएगा ना, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग कितना, पूरा 395 अनुच्छेद। 31 ग है कुछ निर्देशक तथ्यों को प्रभावित करने वाली विधियों की, ये तो हो चुका है। 31 घ देखिएगा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव क्या है, निरस्त। आगे देखेंगे अनुच्छेद 32 देखेंगे, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। नेक्स्ट है आपका 32 का, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, ये भी निरस्त। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 33 से दोस्तों, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की सांसद की शक्ति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने का विधान। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36 में क्या दिया हुआ है, तो इसका परिभाषा दिया गया हुआ है। अनुच्छेद 37 देखिएगा, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। आगे देखिएगा अनुच्छेद 38 है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा, अनुच्छेद 38 याद रखना है आपको, राज्य लोक कल्याण के लिए क्या करेगा, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगा। अनुच्छेद 39 क्या है, राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39 का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी के लिए क्या हो, समान न्याय हो, और जो गरीब है, जो असहाय है, उसके लिए क्या हो, निःशुल्क मतलब विधिक सहायता हो, मतलब निःशुल्क आपको वकील क्या हो, मुहैया कराया जाए। आगे देखिएगा अनुच्छेद 40 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 42 की तरफ, अनुच्छेद 42 की तरफ। अनुच्छेद 42 है आपका, अनुच्छेद 42 है आपका, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। नेक्स्ट है आपका 43,
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी कर्मकारों के लिए क्या होगा, निर्वाह मजदूरी आदि होगी, नोट लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे 43 क में, उद्योगों के प्रबंधक में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का क्या होगा, भाग लेना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 43 का, सहकारी समितियों को बढ़ावा, सहकारी समितियों को बढ़ावा। आगे देखिएगा अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, नागरिकों के लिए एक समान क्या होनी चाहिए, सिविल संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद जैसे आप याद किए हैं 21 याद किए हैं, इसी तरह आपको याद करना है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कहाँ पे याद करना है आपको, अनुच्छेद 45 याद करना है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 46 है आपका, यानी अनुच्छेद 46 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, यानी पोषाहार मतलब आपको हर मनुष्य को जो जन्म लिया है उसके लिए मतलब भरपूर पोषाहार मतलब भोजन मिले उसे, और जीवन स्तर उसका क्या हो, ऊंचा करने का क्या काम करेगा, लोक स्वास्थ्य और सुधारने का काम एक किसका होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा। आगे देखिएगा अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है, अनुच्छेद 48 में याद रखना है आपको। अनुच्छेद 48 क में क्या हुआ है, पर्यावरण से संबंधित बात की गई है। इस समय पर्यावरण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं रहती है आपके करंट अफेयर्स में, तो देखिएगा अनुच्छेद 48 का है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करना किस में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 48 क में दिया हुआ है। थोड़ा सा कलम को पतला करते हैं और आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 49 पे, अनुच्छेद 49 पे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या करना है आपको, संरक्षण करना है। यह कहाँ पे दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 49 तक दिया हुआ है, अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 में क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 51 में। यानी आपको 1 से लेकर के बीच में नागरिकता वाला छोड़ देंगे तो संघ राज्य क्षेत्र वाला जो था और क्या था, मौलिक अधिकार दिया गया है 12 से लेकर के कहाँ तक, 35 तक, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से कहा है आपको नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर के 51 तक, वो भी याद कर लेना है आपको। इसके बाद से हम लोग उस महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका, अब पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क से शुरुआत है, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क में क्या है, मूल कर्तव्यों के विषय में दिया हुआ है। 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो बस आप याद रखेंगे मूल कर्तव्य जो हैं आपके अनुच्छेद 51 क में दिए हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलना शुरू हो जाते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आगे देखिएगा अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के विषय में। भारत का क्या होगा अनुच्छेद 52 में, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, यानी संघ के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या दिया हुआ है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये दोनों नोट लगा लीजिएगा, अनुच्छेद जो 53 है वो बार बार पूछा जाता है। 54 में क्या दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है। 55 में देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियां क्या है, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, यह दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति पद धारण कैसे करेगा, क्या करेगा। अनुच्छेद 56 देखेंगे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होगा, पात्रता है इसमें। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के अगर आपको बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो आपको याद करना है। थोड़ा सा आपके जानकारी के यहाँ रोकेंगे और बताएंगे हम आपको कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना होगा तो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले आपको भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, आप संसद चुने जाने के योग्य होने चाहिए, आप संसद चुने जाने के क्या होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, आपकी उम्र है दोस्तों, उम्र है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होगा फिर भी चलेगा लेकिन कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके राष्ट्रपति की अर्हताएँ हैं। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 59,
अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, नोट लगा लेंगे इसे। नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं अब। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। और राष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग चलाना है तो 14 दिन पूर्व उसको क्या करेंगे, नोटिस देंगे, हे राष्ट्रपति महोदय, हम आपके ऊपर महाभियोग लाना चाहते हैं। और महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, रिक्ति को भरने के लिए, यानी क्या हुआ, जब राष्ट्रपति की अचानक मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति क्या करता है, पद त्याग देता है, तो उसे भरने के लिए क्या होगा, इसी के विषय में दिया हुआ है। और कितने समय में भर लिया जाना चाहिए उसके खाली हुए पद को, तो 6 महीने के भीतर भर लिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सीरियस स्टूडेंट हैं यूपी पुलिस के लिए, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक से एक मज़ेदार आपको टॉपिक मिलता रहेगा हमारे माध्यम से। आगे देखेंगे अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, यानी भारत के लिए क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में बात की गई है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में पदेन सभापति होना। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, जिसकी उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 64 में मिलता है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में क्या होगा, कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। यानी राष्ट्रपति कहाँ चला गया, कहीं विदेश दौरे पे चला गया, आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई, पद त्याग दिया, तो उसकी जगह पे कौन बैठेगा, तो उपराष्ट्रपति बैठेगा। और राष्ट्रपति को जितना वेतन मिलता था, जितनी सुख सुविधाएं मिलती थी, वो किसको मिलना शुरू हो जाएगी, तो उपराष्ट्रपति को मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों नहीं रहते हैं मान लीजिए, तो कौन बैठेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जी बैठेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 67 पे, उपराष्ट्रपति की पदावधि दिया हुआ है अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 68 में क्या दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। आगे देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आगे देखेंगे अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। नेक्स्ट है आपका 72 यानी अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति आदि को माफ करेगा क्षमता आदि को कुछ मामले को दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकर राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 72 में क्या दिया हुआ है, क्षमता आदि के कुछ मामलों को क्या करेगा, दंडादेश को क्या कर देगा, आपको दंड मिला है तो उसको क्या करेगा, निलंबित कर देगा। परिहार या लघुकरण मतलब आपको जैसे 10 साल की सजा मिली है, अगर राष्ट्रपति से आप कहते हैं, याचिका लिखते हैं, राष्ट्रपति को अगर लेटर लिखते हैं, आप बात बताना चाहते हैं कि मुझे इस तरह से दोषी किया गया है, तो क्या करेगा, लघुकरण मतलब दोस्तों आपको क्या करेगा, 10 साल की आपको सजा मिली है तो 5 साल कर देगा, 3 साल कर देगा, 8 साल कर देगा। ये क्या है, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। आगे देखिएगा अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेगा, इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 73 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। इसमें पूरा आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अनुच्छेद के माध्यम से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, नोट लगा लीजिएगा। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी की चर्चा कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 76 में है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 77 भारत के कार्यों का, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या हुआ कर्तव्य, किसमें दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 78 में दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं संसद। ठीक है, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है संसद का गठन। ठीक है,
अनुच्छेद 79 में क्या हुआ, क्या दिया गया है, तो संसद का गठन, यानी संसद जो है दोस्तों 3 चीज़ों से मिलकर के बनेगी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का गठन इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 79 में। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या दिया हुआ है, तो राज्यसभा की, माफ करिएगा, राज्यसभा की संरचना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। इसमें क्या हुआ है, लोकसभा की संरचना दिया है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 79 है वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 82 पे, अनुच्छेद 82 पे प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। आगे देखेंगे अनुच्छेद 83 में क्या हुआ है, सदनों की अवधि, संसदों की क्या हुआ, सदनों की अवधि। आगे देखेंगे अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी आपको संसद बनना है तो आपके लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, तो बस आपको लोकसभा का सदस्य बनना है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप संसद चुने जाने के योग्य हों, भारत के नागरिक हों, ये सब भी अर्हताएँ हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्राहवान और विघटन। नेक्स्ट है आपका 86 सदनों के अभिभरण, सदनों के अभिभरण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। नेक्स्ट है आपका 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में दिया हुआ है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 88 क्या दिया हुआ है, संसद के बारे में, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार दिया हुआ है। 89 में देखेंगे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति आपको ऊपर बताए हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति जी होंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किसमें दिया हुआ है, तो उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, माफ करिएगा, हाँ सभापति मन हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, और उपसभा मतलब उपसभापति एक और सदस्य होता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जैसे ऊपर राष्ट्रपति के विषय में बताया है, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। यहाँ पे क्या है, यानी उपसभापति वहाँ पे, सभापति नहीं रहेगा तो उपसभापति वहाँ पे यानी संसद में यानी राज्यसभा में काम करेगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासीन न होना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 97 अनुच्छेद आपका 97 सभापति और उपसभापति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन और भत्ते दिया गया है। 98 में क्या हुआ है, 98 में अनुच्छेद 98 में दिया गया है संसद का सचिवालय। 99 में क्या दिया हुआ है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 है आपका सदनों में मतदान रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति मतलब दोस्तों होता है 1/10। 101 दिया हुआ है स्थानों का रिक्त होना यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे 102 सदस्यता के लिए निरर्हताएँ। सदस्यता के लिए निरर्हताएँ। 103 देखिएगा सदस्यों की निरर्हताओं के संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 देखेंगे अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्थित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 105 अनुच्छेद 105 है आपका संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार आदि की बातें की गई है। नेक्स्ट है आपका 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, सदस्यों के वेतन और भत्ते। पूरा तो हम लोग नहीं याद कर पाएंगे, ना हमसे याद हुआ है ना हमारे गुरुजी से याद हुआ है, तो बस उतना ही क्या करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसको नोट लगा करके बस उसी को आप याद कर लीजिएगा, काम आसानी से हो जाएगा।
देखिएगा अनुच्छेद 107 में क्या दिया है, तो विधेयक के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट लगा लेंगे इसे। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में क्या होगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कोई बिल जैसे पास हुआ, दोनों सदन में क्या गतिरोध है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएगा, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में क्या है, विशेष प्रक्रिया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दिया हुआ है, ये भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, 109 और 110, ठीक है। 111 देखेंगे विधेयक पर अनुमति, 112 में दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 113 संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 114 यानी विनियोग विधेयक के विषय में दिया हुआ है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के विषय में बातें की गई है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्याय अनुदान और अपवादा अनुदान के विषय में बात की गई है, तो इसे आप नोट लगा लेंगे। अनुच्छेद 117 देखिएगा वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा प्रक्रिया के नियम 118 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि का विनियमन। 120 देखेंगे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कहाँ पे दिया हुआ है, तो 120 में दिया गया है। आगे देखेंगे 121 संसद में चर्चा का निर्वर्धन, संसद में चर्चा पर निर्वर्धन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 123 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 1, 2, 3 आप ऐसे याद रखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, अध्यादेश के विषय में बातें की गई हैं, तो देखेंगे संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश ला सकता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में। उच्चतम न्यायालय के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के विषय में है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 124 क में क्या बातें की गई है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 ख में देखिएगा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 124 ग में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 124 ग में क्या हुआ है, तो संसद की कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 125 देखेंगे न्यायाधीशों की वेतन आदि की बातें कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 125 में याद रखना है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायपूर्ति की नियुक्ति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 127 1 to 7 यानी 127 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 127 में बात की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 128 यानी उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 है आपका उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। नेक्स्ट देखेंगे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट है आपका 31 क केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, कोष्टक में दिया हुआ है निरस्त। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता। नेक्स्ट है 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 देखेंगे दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 क है आपका उच्चतम न्यायालयों में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र। ये पूरा उच्चतम न्यायालय के विषय में दिया हुआ है। अनुच्छेद 135 में देखिएगा विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्तव्य होना। हालांकि इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऊपर जितना बताएं उतना ही पूछा जाएगा। आगे चलकर कुछ और अनुच्छेदों के विषय में पूछा जाएगा, वहाँ पे हम आपको नोट लगाते हुए चलेंगे। बस आप सिर्फ सुन लीजिए और क्या करिएगा, हमसे आप PDF लेकर के कहीं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट लगाते चले हैं उसको आप याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका 136, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, यानी आपको अपील करना है तो उच्चतम न्यायालय की क्या करेंगे, विशेष इजाज़त लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 137, निर्णयों व आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 138, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता वृद्धि। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। नेक्स्ट है आपका 39 का कुछ मामलों का अंतःकरण, कुछ मामलों का अंतःकरण। आगे देखिएगा 140, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। नेक्स्ट है 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा पोषित विधि का सभी न्यायालयों का अवधकरण होना। नेक्स्ट है आपका 142, उच्चतम न्यायालय को डिक्रियों, उच्चतम न्यायालय क्या है, डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में परामर्श, राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श और राष्ट्रपति की शक्ति वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय से परामर्श और शक्ति ले सकते हैं। यह देखिए तभी से हम लोग पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा था लेकिन इंपॉर्टेंट आ गया अनुच्छेद 143, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 को में दिया है, नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। नेक्स्ट आपका 145, न्यायालय के नियम आदि। 146 देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक का तथा व्यय, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय दिया हुआ है। 147 में क्या दिया हुआ है, निर्वचन दिया हुआ है। आ गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में दिया हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 149 में देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, इसके कर्तव्य मतलब काम क्या क्या है और इसकी शक्तियाँ क्या क्या है, ये दिया हुआ है। 150 में देखेंगे, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप कौन तैयार करेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 151 में देखेंगे, संपरीक्षा प्रतिवेदन दिया हुआ है। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग राज्यपाल के विषय में, राज्यपाल के विषय में, जो राज्य क्या होता है, प्रमुख होता है। देखेंगे अनुच्छेद 152 में क्या दिया हुआ है, राज्य, इसकी परिभाषा दी गई है। 153 में राज्यों के राज्यपाल होगा, क्या होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा। देखेंगे 154 में राज्यों की कार्यपालिका जो शक्ति होगी दोस्तों, इसमें निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। और वहाँ पे अनुच्छेद 53 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ पे निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में दिया हुआ है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 155। 156 देखेंगे, राज्यपाल की पदावधि, यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना क्या करेगा, पद धारण करेगा। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 157, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, अनुच्छेद 157 में दिया हुआ है। 158 में देखिएगा, राज्यपाल के पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, यह है। 159 में देखेंगे, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 में देखेंगे, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 161, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। वहाँ पे अनुच्छेद 72 में दिया था और यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, तो अनुच्छेद 161 में दिया हुआ है। आगे देखेंगे 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जैसे आप राष्ट्रपति याद करेंगे उसी तरह से आप राज्यपाल याद करेंगे, जिस तरह से आप प्रधानमंत्री याद करेंगे उसी तरह से आप मुख्यमंत्री याद करेंगे। आगे देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। आगे देखते हैं 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट है आपका 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मैं आशा करता हूं कि आप जितना पॉइंट ऊपर नोट लगाए हैं आप अपने नोटबुक में लिखते होंगे। आगे देखेंगे राज्य का महाधिवक्ता दिया हुआ है अनुच्छेद 165 में, नोट लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 166 देखिएगा, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 है आपका, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या होगा, कर्तव्य होगा। पढ़ते हैं हम लोग अब राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल देखेंगे अनुच्छेद 168, राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 169 है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन का सृजन।
नेक्स्ट है आपका विधानसभाओं का संरचना, विधानसभाओं का संरचना दिया हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा मेरे मित्र। 171 देखेंगे विधान परिषदों की संरचना। नेक्स्ट है आपका 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। नेक्स्ट है आपका 173 राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, राज्यों के विधानमंडल के लिए सदस्यता के लिए अर्हता। नेक्स्ट आपका 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। नेक्स्ट है आपका 175 सदन या सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का क्या होगा, अधिकार। आगे देखते हैं 176 देखिएगा 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 देखेंगे सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। नेक्स्ट है आपका 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में दिया हुआ है 178 में। नेक्स्ट है 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 180 देखेंगे अध्यक्ष और पद के कर्तव्यों का पालन करने का या अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति दिया हुआ है। आगे देखेंगे दोस्त अनुच्छेद 181 जब अपराध या उपाध्यक्ष माफ करिएगा जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा 182 विधान परिषद का सभापति और उप सभापति होगा। 183 में दिया हुआ है सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 184 देखिएगा सभापति के पद कर्तव्यों को पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो जा रही है, माफ करिएगा उसके लिए, ठंडी का मौसम है। 185 देखेंगे जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। नेक्स्ट आपका 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है आपका राज्य के विधानमंडल की सचिवालय। नेक्स्ट है आपका 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आगे देखेंगे 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। नेक्स्ट है आपका सदस्यों के लिए निर्भरताएं। नेक्स्ट सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर क्या है, विनिश्चय है। 193 देखेंगे अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के विषय में चर्चा है, जो कि आपके काम की नहीं है। देखेंगे 195 क्या दिया हुआ है, सदस्यों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है आपका 196 में विधेयक के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में बातें की गई है। 197 देखेंगे दोस्तों धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां और निर्वर्धन। 198 है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा 199 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 200 देखिएगा विधेयक पर अनुमति। नेक्स्ट है आपका विचार के लिए आरक्षित विधेयक। नेक्स्ट है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है आपका विधानमंडल में प्राकरणों के संबंध में प्रक्रिया। आगे देखेंगे विनियोग विधेयक और नेक्स्ट है आपका अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आगे देखते हैं अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवादानुदान के विषय में बातें की गई हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया के नियम। अगला अनुच्छेद है आपका राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 210 विधानमंडल के प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अगला देखिएगा विधानमंडल में चर्चा पर निर्वर्धन। आगे देखेंगे न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अगला है आपका 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति।
इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 213 में दिया हुआ है, और वहाँ पे दिया हुआ था 123 यानी 123 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति। आ गए हम लोग उच्च न्यायालय पे, जो कि यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ से आप अलर्ट हो जाइएगा। यह है आपका उच्च न्यायालय। 214 में दिया हुआ है दोस्तों, राज्यों के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। 215 देखिएगा, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। आगे देखेंगे 216 उच्च न्यायालयों का गठन। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय से संबंधित बातें की गई है यहाँ पे। देखिएगा 219 में क्या हुआ है, क्या दिया गया है, माफ करिएगा, 219 में दिया गया दोस्तों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट है आपका अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्धन। नेक्स्ट है आपका न्यायाधीशों की वेतन में वृद्धि करने का अधिकार कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 221 में। आगे देखेंगे किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण है। नेक्स्ट है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। नेक्स्ट है आपका 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में दिया हुआ है यहाँ पे। आगे देखेंगे 225 में क्या दिया हुआ है, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 226 जो है आपका कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति दी गई है। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति दी गई है, और वहाँ पे दिया गया था अनुच्छेद 32 में, तो दोनों याद रखना है। आगे देखेंगे 226 का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, निरस्त। आगे देखेंगे 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट है आपका कुछ न्यायालयों का उच्च न्यायालय का अंतरण। आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधे बढ़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय पे। हालांकि अब इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के विषय में देखिएगा। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें क्या दिया है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। थोड़ा सा हम लोग फास्टली पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे अगला जो अनुच्छेद है आपका 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का आदि का विधि मान्यकरण। नेक्स्ट है आपका 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 देखिएगा दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। 236 में क्या है, निर्वचन है इसका। 237 देखिएगा कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा संघ राज क्षेत्र पे। संघ राज क्षेत्र है 239 है आपका अनुच्छेद। कुछ राज्य क्षेत्रों का संघ राज क्षेत्रों का क्या है, प्रशासन है। कौन देखेगा, तो राष्ट्रपति जी देखेंगे, यानी प्रेसिडेंट देखेंगे। 239 का है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। 239 क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे सीधे पंचायतों पे बढ़ेंगे। 243 में दिया हुआ है परिभाषाएं। 243 क में दिया हुआ है दोस्तों ग्राम सभा। नेक्स्ट है 243 क में पंचायतों का गठन। ये आप क्या करेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका नगर पालिकाएं भी क्या करेंगे दोस्तों, आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हालांकि गला दर्द करने लगा इतना टाइम से बोलते बोलते। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको करा दे रहा हूँ। सहकारी समितियाँ देखेंगे, ये भी क्या करना है आपको, पीडीएफ से ही पढ़ना है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, देखिएगा अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ है। 244 क में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए क्या करना, स्थानीय विधि मंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों आपका संघ और राज्यों के बीच क्या है, विधायिक संबंध है। संघ और राज्यों के बीच क्या है, विधायिक संबंध है। ये भी क्या करना है आपको, पीडीएफ से ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संघ राज्य या प्रशासनिक संबंध। जो हम बोल रहे हैं गला उतना ही दर्द कर रहा है, जितना हम बोल रहे हैं उतना आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ में दे देंगे हम आपको, पीडीएफ से आसानी से पढ़ लीजिएगा। बाकी ऊपर जितना नोट था वो हम आपको लगा चुके हैं, उतना ही याद करिए। नेक्स्ट है आपका संघ राज्य वित्तीय संबंध। संघ राज्य वित्तीय संबंध, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 280 से। तो सीधे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है दोस्तों, वित्त आयोग के विषय में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है, वित्त आयोग के विषय में दिया हुआ है। आगे देखिएगा सरकार के अधिकार और दायित्व। सरकार के अधिकार और दायित्व, यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं कुछ पढ़ना है, यहाँ से बिल्कुल ही नहीं पूछा आएगा आपके, बस पीडीएफ दे देंगे, आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा। ऊपर जितना नोट लगाए हैं वही आपको याद करना है, वही आपको पढ़ना है। आगे देखिएगा लोक सेवाएं के विषय में दिया है। लोक सेवाएं 308 में इसका निर्वचन है। यहाँ पे दिया है लोक सेवा आयोग। जब आगे चलकर आप डीपीएसपी बनेंगे, पीसीएस का एग्जाम क्रैक करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अधिकरण। अधिकरण दिया है दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण 223 ख में, और 223 ख में दिया हुआ है अन्य विषयों के लिए क्या है, अधिकरण है। निर्वाचन के विषय में आप लोग पढ़ लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है निर्वाचन के विषय में। देखिएगा एक अनुच्छेद आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में क्या होगा, निहित होना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 225 पढ़ लीजिएगा, 26 पढ़ लीजिएगा आप। एक कुछ वर्गों के संबंध में क्या है, विशेष उपबंध 330। इतना आपसे डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरतें नहीं है आपको। देखिएगा राजभाषा। राजभाषा के विषय में आप जानिएगा संघ की राजभाषा कहाँ पे दी गई है, अनुच्छेद 343 में। 344 में दिया गया है दोस्तों राजभाषा के संबंध में आयोग, संसद की समिति। देखिएगा 345 में दिया हुआ है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं दिया है। सीधे हम लोग आ जाते हैं आपातकालीन प्रावधान पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 352 देखिएगा आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 में क्या दिया है, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 में देखेंगे जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, ठीक है। 355 देखिएगा बाह्य आक्रमण, यह आप नोट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने का संघ का क्या होगा, कर्तव्य होगा। 356 में देखिएगा राज्यों के संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिया गया है। 357 है आपका अनुच्छेद 356 के अधीन दी गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग है। आ जाइएगा आगे पढ़ना है आपको विधि प्रावधान, पढ़ना नहीं है, बस आप अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 में दिया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है, उसकी बातें कहाँ पे की गई है, तो अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। ये आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बार बार कह रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद का होता है, कंप्लीट होता है। तो कैसे लगा आज का टॉपिक, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कुछ अनुच्छेद, लगभग 200 अनुच्छेद हमने खुद बोल कर बताया है, लगभग कुछ अनुच्छेद आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है जो जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे हमने आपको क्या किया है, नोट के माध्यम से बताया है, ताकि आप एक PDF हमसे ले लेंगे, अच्छे से आप उसको अपने कॉपी पे लिख लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, वहीं से आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा